चलिए, अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ इस वेबिनार के अतिथि वक्ता और एक ऐसे व्यक्तित्व को जो आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग करके भी अपने हिंदी प्रेम को नहीं छोड़ सके। इसी कारण विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस से वैश्विक समन्वयक हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ यूएसए से जुड़े अनूप जी को। अनूप जी, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद अरुणा। नमस्ते। सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने इसके लिए आमंत्रित किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि मैं कोई गांधी जी पर कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन उन्होंने प्रभावित मुझे बहुत किया है। तो जैसा अरुणा ने कहा कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मेरा विषय रहा है। साहित्य से भी मेरा विधिवत मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया है, लेकिन कुछ बातें जो मैंने गांधी जी को पढ़ा है, उनकी आत्मकथा को पढ़ा है पूरी, और मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा, सिर्फ कुछ बिंदु। तो पहली बात तो ये है कि जो सच्चाई उसमें झांकती है और जो कि मैं कहूंगा कि एक बुरी तरह से चोट करती है आप पर, कि कोई आदमी इतना भी सच्चा हो सकता है। गांधी जी की आत्मकथा को पढ़ने के बाद मुझे लगा, मैंने कई पढ़ी हैं, लेकिन जितनी बेबाकी से, जितनी सच्चाई के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ गांधी जी बात करते हैं, उतना मैं इसे अतिशयोक्ति न माना जाए तो मुझे किसी भी आत्मकथा में उतनी सच्चाई मुझे दिखाई नहीं दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी न केवल जो उनकी जो स्ट्रेंथ्स थी उनको तो वो तो उन्हें मालूम थी ही, लेकिन उससे कहीं अधिक जो उनकी कमजोरियां थी वो भी उन्हें पूरी तरह मालूम थी, और उसे उन्होंने किसी भी तरह छुपाने का प्रयास नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात जो मुझे उसमें लगी। आप उनसे सहमत हैं या नहीं हैं, ये बात हो सकती है अलग, लेकिन उनकी सच्चाई से, उनकी ईमानदारी से आप असहमत नहीं हो सकते, है ना। तो एक बात तो ये। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, और वो भी मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, कि गांधी जी को समझने के लिए उनको समग्र रूप में लेना जरूरी है। आप उनको अगर टुकड़े टुकड़े करके देखेंगे तो आपको उसमें लगेगा कि ये बात तो तार्किक नहीं है, कैसे हो सकता है ये। लेकिन अगर आप उनके व्यक्तित्व के सब टुकड़ों को साथ में रखकर देखें तो मेरा ये सोचना है कि गांधी आपको अधिक बेहतर समझ में आएंगे और उन्हें आप बेहतर सराह सकेंगे, सराह लगेंगे आपको। तो जितनी भी जो बताई जाती हैं कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, मेरा ये सोचना है कि उसे वो तब पैदा होती हैं भ्रांतियां जब उनको टुकड़े टुकड़े करके देखा जाए, है ना। तो गांधी जी को समझने के लिए आपको उनको पूरी समग्रता में लेना जरूरी है। तो ये दो छोटे से बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता था। मुझे मालूम है और भी अधिक वक्ता हैं, तो मैं अपना समय जो है थोड़ा सा कम कर देता हूं। एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने बांटना चाहूंगा, और ये कविता मुझे प्रिय है क्योंकि ये जब मैं कॉलेज के दिनों में था तब मैंने लिखी थी। ये मुझे दिन याद है, 2 अक्टूबर 1979 में मैं आपको ले आना चाहूंगा। मैं कॉलेज में पढ़ता था और कविता को भूमिका की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा संदर्भ बताना जरूरी है कि उस दिन 2 अक्टूबर के दिन अगर आप वहां का तब का राजनीतिक माहौल अगर आप याद करें, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन दो राजनीतिक दलों में इस बात पर झगड़ा होता है कि
गांधी जी की समाधि को कौन सबसे पहले धोएगा। दोनों दलों का ये आरोप है कि दूसरे दल ने गांधी जी के विचारों को, उनकी समाधि को अपवित्र कर दिया है और उसे धोने की जरूरत है। तो ये दोनों दल वहां पर पहुंचते हैं राजघाट पर, और वहां पर उनमें झगड़ा होता है कि गांधी जी की समाधि को कौन धोएगा। तो झगड़ा होता है, पुलिस आती है, लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस की गोले छोड़े जाते हैं, और अहिंसा के पुजारी की समाधि पर जब ये हिंसा का नंगा खेल खेला गया, तो उससे आहत होकर मैंने ये कविता लिखी थी। बहुत छोटी कविता है, भूमिका लंबी हो गई है, लेकिन शायद जरूरी थी। तो मैंने कहा कि बापू देखो, आज हम तुम्हारी समाधि धोने आए हैं। बापू देखो, आज हम तुम्हारी समाधि धोने आए हैं। ये बात अलग है कि साथ में लाठी, पत्थर और आंसू गैस के खिलौने लाए हैं। लेकिन बापू सच सच बताएं, सच सच बताएं बापू, ये समाधि को धोना वोना तो बेकार की बात है। ये समाधि को धोना वोना तो बेकार की बात है। अरे हम तो इस युग के नाथूराम गोडसे हैं, जो अपना अधूरा काम करने आए हैं। शरीर से तो तुम्हें कब का मार चुके, आज तुम्हारी आत्मा तमाम करने आए हैं। शरीर से तो तुम्हें कब का मार चुके, आज तुम्हारी आत्मा तमाम करने आए हैं। बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप भैया। और बिल्कुल मैं सही सोचा मैंने कि अनूप भैया से ये गांधी दिवस जयंती पे मैं उनसे कुछ बात करवाऊं, समझूं। और मुझे बहुत खुशी हुई इस वक्त जो आपने अपने संदर्भ बताए, और सचमुच ये लगा कि हमें वो संपूर्ण व्यक्तित्व जीने और समझने की जरूरत है, तभी हम सचमुच का भारत जैसा बापू सोचते थे उस तरह का देश बना पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वो एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ शेयर की, शायद जिसे हमें शायद कोई भी नहीं बताता। और आपका आने के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं अपनी अगली वक्ता, बड़ी प्यारी सी हैं एक मेरी, वो स्पेन से हमारे साथ जुड़ रही हैं, कवित्री पूजा जी। बेहद कोमल स्वभाव की पूजा जी गांधी जी के अवसर पर बापू से को कैसे पुष्प अर्पित करती हैं, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पूजा जी, आप आमंत्रित हैं। नमस्ते अरुणा जी, और नमस्कार यहाँ उपस्थित सभी विद्वानों को। अनूप जी के पास अभी बहुत सुबह होगी, इस समय शायद वहां पर 5:30 या 5 बजे होंगे। 7 बजे। अच्छा, 7 बज गए हैं वहां पर, तो बहुत जल्दी आपको आज उठना पड़ा, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत खुशी की बात है ये। बहुत अच्छा लगा। पूजा अरुणा ने कहा था तो मना करना बड़ा मुश्किल था। वही बहुत प्यारी सखी है हमारी अरुणा जी, तो उनको मना करना आसान नहीं है। चलिए, मैंने आपकी बात सुनी, और आपसे पहले प्रोफेसर मोहनकांत गौतम जी बात कर रहे थे। मैं आप दोनों की बातों से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखती हूँ कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो आज की तारीख में हमें सिखाया जाता है, उसमें हमें बहुत सारी चीजों से महरूम रखा गया है। जो चीजें हमें बतानी चाहिए, वास्तव में वो बातें हमारे समक्ष आती नहीं है। ज्यादा करके जो उनके आदर्श हैं, उनके सिद्धांत हैं, सिर्फ वही वही कह दिया जाता है, जैसे सत्य, अहिंसा, शांति प्रिय, सत्याग्रह। ये बहुत मोटी मोटी बातों को आदर्श की तरह से हमारी किताबों में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो है आधुनिकता। आधुनिकता को हमें नहीं समझाया जाता है। ये दोनों चीजें आपने भी कही, और गौतम कांत, प्रोफेसर गौतम मोहन कांत गौतम जी ने भी कही। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस पॉइंट को उठाऊं। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन थोड़ी सी चीज जो मैंने अपने विचारों को यहाँ लिख के रखा है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। कि वैसे तो गांधी जी के व्यक्तित्व से ही मुझे काफी प्रेरणा तो मिलती है, और उनका जो सम्मान है, उनके जो कार्य हैं, वो हमारे लिए सदा ही आदर्श हैं।
और इसके साथ ही हमें अपने आधुनिकता को उनकी जो आधुनिकता है उसको समझना बहुत बहुत आवश्यक है, इस तरह से कि बदलाव जो है वो आवश्यक है। बदलाव दो तरह से होते हैं, एक भौतिक भौतिक बदलाव जो हम यहाँ परिवर्तन देखते हैं नित्य हमारी दुनिया में हो रहा है। दूसरा एक परिवर्तन होता है प्राकृतिक रूप से, प्रकृति की तरफ से होता है। वो एक परिवर्तन बहुत सूक्ष्म स्तर पर रहता है जिसे साधारण तौर पर हम लोग समझते नहीं हैं और भौतिक दुनिया के परिवर्तन के साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जो थे, मैं ऐसा समझती हूँ कि उस सूक्ष्म परिवर्तन के साथ अधिक जुड़े हुए थे। वो इस वजह से क्योंकि उनका जो बात करना है, उनका जो एक विश्वास था कि वे अपने दृढ़ विश्वासों के साथ आगे चल रहे थे, अपने आदर्शों को लेकर के, वो इतना आसान नहीं था। लेकिन जब आप प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, जब आप प्रकृति के उन सूक्ष्म परिवर्तनों को समझना सीख जाते हैं, तो आपके पास वो जो आधुनिक दृष्टि होती है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए बड़ी सहायक बनती है। तो मैंने इसी चीज को यहाँ पर यही कहा है कि वो व्यक्ति सजग थे, जो गांधी जी थे वो सजग थे और साधारण जनता का जो तकलीफ था उसके प्रति भी सजग थे। एक तो वो प्राकृतिक परिवर्तनों के प्रति सजग है, दूसरा साधारण जनता जिस तकलीफ से गुजर रही है, जिन दिक्कतों का सामना कर रही है, उनके प्रति भी सजग थे। और जनता के पास कष्ट निवारण का कोई उपाय नहीं था। गांधी जी इस बात को समझ गए थे, वे उनको अनदेखा नहीं कर सकते थे उनके। तो उन्होंने वहां जब स्टार्ट किया, जब उन्होंने आरंभ किया कि मतलब उनके पास अपने उनके जो कष्ट थे जनता के, उन्होंने अपनी रोशनी से उन कष्टों को निवारण करना आरंभ किया। जो विकट परिस्थितियां थी, दुरूह परिस्थितियां थी, तो अहिंसा और शांति की बात और संवेदना को गहराई से अपनाया जाना वही मन कह सकता है जो जो अपने बलबूते पर, अपने दृढ़ विश्वास पर प्रकृति के साथ संपर्क में है, जो इस परिवर्तन को आसानी से अपना सकता है, वही आधुनिक कहा जाएगा। वरना महात्मा गांधी ने ये देख लिया कि मुझे जब अहिंसा और शांति की बात करनी है तो उसका अर्थ यह है कि मुझे अपने लोगों को बचाना है। वरना लड़ाई होगी तो क्या हमारे घर नहीं जलेंगे? बिल्कुल जलेंगे। तो महात्मा गांधी चाहते थे करके हमारे घर ना जले, हमारे जो परिवार हैं उनको कष्ट ना हो, परिवार ना टूटे। लड़ाई होगी तो परिवार टूटेंगे, संबंध टूटेंगे। उन सबको बचाने के लिए उन्होंने अहिंसा और शांति का मंत्र भी न सिर्फ अपनाया हुआ था उनके जीवन में, स्वयं के जीवन में, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने यही मंत्र रखा कि यही मूल मंत्र है, अहिंसा को अपनाइए, शांति को अपनाइए। है ना? हम सोच कर देखें कि क्या ये आसान है कि किसी भी विदेशी धरती पर आप स्वयं पर, स्वदेशी भाइयों पर रंगभेद की वजह से कोई अत्याचार होते हुए देखते हैं और देखकर भी एकदम वहीं उसी विदेशी धरती पर अपना एक संगठन खड़ा कर दे? क्या ये आसान है? लेकिन उस भुक्त भोगी मनुष्यों के हित के लिए शांतिपूर्ण आवाज उठाने में बड़ा कष्टकारी संबंध है ये, उस चीज को समझने के लिए। मतलब कैसे आप किसी विदेशी धरती पर अपना संगठन खड़ा कर सकते हैं और कैसे आवाज उठा सकते हैं? माना बहुत बिल्कुल आसान नहीं है ये चीज। पहली बात तो आपकी आवाज सुनी नहीं जाएगी। दूसरी बात, सौभाग्य से किसी ने सुन ली है आपकी आवाज तो वो आपसे ये कहने में बिल्कुल देर ना करेंगे कि आप हमारी धरती पर क्या कर रहे हैं, आप हमारे देश में क्या कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर कठिनाई है तो आप अपने देश जा सकते हैं। लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद महात्मा गांधी इसीलिए महात्मा बन पाए क्योंकि उन्होंने वहां पर अपने लोगों के लिए रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई, सत्याग्रह किया। बस यही पीड़ा थी, यही जो शारीरिक क्षमता है। मैं एक गांधी जी का कोट यहाँ पर लेकर आई हूँ। गांधी जी का कथन है कि शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती बल्कि अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। अब मैं ये तो नहीं जानती कि महात्मा गांधी को उस समय वहां ऐसी कितनी ठोकर खानी पड़ी होगी, किंतु यह अवश्य समझ सकती हूँ
कि वे मजबूत इरादों के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने नवयौवन काल में ही यह समझ लिया था कि वे साधारण वकालत करने के लिए नहीं जन्मे हैं, बल्कि उन्होंने आधुनिक विचारों की क्षमता से परिपूर्ण होकर इस धरती पर विशेष प्रयोजन हेतु जन्म लिया है। आप आवाज उठाएं, उसके लिए मन से मस्तिष्क से मजबूत होना नितांत आवश्यक है, और मन मस्तिष्क की मजबूती बड़ी ही साधना से प्राप्त होती है, और साधना करने के लिए अनुशासित होना एक जरूरी नियम है, और इस दुनिया में अनुशासन से रहने वाले ही आधुनिक विचारों से सर्वप्रथम परिचय करने में सक्षम होते हैं। यह मेरा विचार है, और मैं अपनी बात खत्म करती हूँ गांधी जी के इस विचार के साथ कि जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। बस इतना ही कहना है मुझे। धन्यवाद। धन्यवाद पूजा, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें एक आधुनिक दृष्टि से गांधी जी को देखने की जरूरत है, जिसे कोई समझाता नहीं है, बताता नहीं। शायद हम ही लोगों को उसमें पहल कहीं करनी पड़ेगी। जैसे अनूप जी ने भी बोला था कि हाँ, एक नया दृष्टिकोण हमें समझना पड़ेगा कि पूरे व्यक्तित्व को समझें। तो उस पूरे व्यक्तित्व को, जहां से आपने बताया कि दूसरे की धरती पे गांधी जी ने जाके काम किया, उसी धरती से यानी कि हम दक्षिण अफ्रीका की तरफ ही चलते हैं। और दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी जैसे व्यक्तित्व के परिवार के लोगों के नजदीक अगर कोई पड़ोसी मिले तो वो अपने आप को खुशकिस्मत ही समझेगा। और ऐसी ही खुशकिस्मत है हमारी अगली वक्ता जो डरबन से हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ राधी जी को। राधी जी, आप आमंत्रित हैं। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हरिओम, प्रेम नमस्ते सबको। और thank you to all present on this auspicious Gandhi Jayanti. सबको शुभकामनाएं। I'm sorry that I want to thank Aruna ji first of all for inviting me to this webinar. I'm sorry I have to present in English as it was last minute and Hindi is not my first language. तो मैं नहीं चाहती थी कि आज मेरी हिंदी में कुछ गड़बड़ हो जाए. So I will try next time to present in Hindi, given a little more time to prepare. 2nd October will always be an integral part of our lives, as Bapu and his ardent helpmates and followers gave freedom to 1/5 of the world's population on 15th August 1947, as India was freed from the shackles of the atrocious British rule, and our thoughts and actions continue to be guided by this Mahatma. So, how did Mohandas Karamchand Gandhi become a Mahatma? It was here in South Africa that this life and circumstance-changing transformation took place. As a renowned Sadhvi said here, I quote, "South Africa has the ability to transform ordinary humans into saints," close quote. She was at that time referring to Param Pujya Swami Sahajananda Ji, spiritual head of the Divine Life Society of South Africa, the only saint in the country at that time and now. And she was also referring to this transformation of Gandhi Ji, which happened when he was thrown out of a train in Pietermaritzburg, the capital city of KwaZulu-Natal, a province in South Africa. And this was discussed earlier. Because the whites didn't want him seated in the first-class compartment, which was reserved generally for whites only. The indignation and humiliation he felt that night of 7th June 1893 in the waiting room of that station, shivering in the cold as his luggage was not thrown out with him, penetrated to the depths of his soul, and he had then to decide whether to pack up and return to India or fight this gross human injustice. He decided to stay, and thus began the making of this saint. Martin Luther King said that it is not the behavior of the unjust, but the non-participation of the onlookers that's the concern. And Gandhiji was too great a thinker, too big a being, and too selfless a human to stand by and look at this or to turn his back on it and return to his motherland. He fought it
and with that abolished many inhuman injustices inflicted on the Indians in South Africa, on our dear forefathers. Satyagraha was used to pressurize the government to scrap the need for registration, to scrap the £3 tax imposed on free indentured laborers who chose to stay in the country, and to recognize marriages conducted under Indian religious rites. This incident started his active non-violence and planted the seed for the formation of Satyagraha, which stands for Truth Force, and which is translated loosely to be passive resistance. Gandhiji gave Satyagraha to the world as a powerful technique of mass civil disobedience, where the rulers were shamed by voluntary suffering, with resistors seeking beatings and imprisonment by breaking laws in a non-violent yet utterly determined manner. So we too, like the Indians in India, owe an eternal gratitude to Bapu. For if we all have our dignity and self-respect today as Indians, it is because of him and his faith in Ram Nam, his tenacity to truth and ahimsa, and the principle of first practicing what he preached or expected from others. Our late and first Black or non-white president, Nelson Mandela, who was imprisoned for 27 years for trying to fight the apartheid regime by terrorism, realized in those last years of confinement that it is only Gandhiji's ahimsa principle that would free our country. And indeed it did, when he was finally freed from that formidable prison life on February 11th, 1990, and we celebrated our first Freedom Day on 27th April, 1994. We see that Gandhiji's life impacted far and wide and deep inside. What impact it has all had on the present youth of South Africa is difficult to say. But many in the older generation are Gandhian and mark the birthday of this great being with the Gandhi Walk on 2nd October here in Durban. I will end by relating a rather touching and poignant story related by Sri Arun Gandhi, grandson of the Mahatma. I quote, "I was 16 years old and living with my parents at the institute my grandfather had founded 18 miles outside of the city of Durban, South Africa, in the middle of the sugar cane plantations. We were well within the country and had no neighbors, so my two sisters and I always looked forward to being able to go to town to visit friends or go to the movies. One day, my father asked me to take him to the city to attend a conference that lasted the whole day, and I jumped at the chance. As he was going to town, my mother gave me a grocery list of things we needed, and my father asked me to take care of some outstanding things, like taking the car to be serviced. When I left my father, he told me, 'See you here at 5 p.m. and we will go home together.' After quickly completing all the assignments, I went to the nearest cinema. I focused so much on the film, a John Wayne movie, I forgot the time. It was 5:30 p.m. when I remembered. I ran to the garage and got the car and hurried to where my father was waiting. It was nearly 6 p.m. He anxiously asked, 'Why are you late?' I felt bad about it, and I could not say I was watching a John Wayne movie in Durban. Then I told him the car was not ready and had to wait. I said this without knowing that my father had already called the garage. When he realized that I lied, he said, 'Something is wrong with the way you've been raised. That has not given you the confidence to tell me the truth. I will reflect on what you did wrong. I will walk the 18 miles home and think about this.' So, dressed in his suit and dress shoes, he began to walk home on roads that were not cemented and lit. I could not leave him alone, so I drove 5.5 hours behind him, watching my father suffer the agony of a stupid lie that I had said. I decided from there that I was never going to lie." Unquote.
Gandhiji's son, Arunji's father, Sri Manilal, therefore was a practicing votary of truth, and that was the impact it had not only on Gandhiji's son, but also on his grandson. We read that Gandhiji once tasted non-veg, and he said the whole night he felt like a lamb was bleating inside his stomach. And when he reported what he did to his father, he said his father was silent totally and just cried. Perfect ahimsa, practiced by Gandhiji's father, which had a lifelong impact on him. That was probably the beginning of the meaning of ahimsa in Gandhiji's mind and life. Again, a life-transforming incident, a seed planted that flourished to influence not only all mankind, but also to give freedom to Indians in South Africa and in India. Jai Gandhiji, Jai Hind, Vande Mataram, Nkosi Sikelele, Africa. थैंक यू राधे आंटी जी। सबको आपकी बात समझ आई, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो बात बताई वो शायद आप लोगों को किसी को भी नहीं मालूम था। गांधी जी ने सब यानी वो जो भी हमें उपदेश देते थे वो पहले अपने आप से शुरू करते थे, और यहाँ पे जब आप उनके पोते की बात बताती हैं तो देखिए कि उनके गांधी जी का जो बेटा था, पहला जनरेशन और फिर दूसरा जनरेशन अरुण गांधी जी, उन्होंने मतलब पूरी जनरेशन को वो बताते चले गए कि सत्य पे अब चलने के लिए चाहे उनको सूट बूट पहन के इतना किलोमीटर आगे तक जाना है, इतने माइल्स तक जाना पड़ा, कच्ची रोड, लाइट नहीं है, उसके बाद भी यही सत्य का मार्ग है। सत्य को पाना और सत्य पे चलना कठिन जरूर है, पर अल्टीमेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये मेरी इस उम्र के समय में भी एक्सपीरियंस है। और आपने जो बताया सही में कि गांधी जी के आज भी जो कुछ भी बताया जाता है उनके बाकी जनरेशंस के बारे में, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम आज भी मानते हैं कि अगर दुनिया जिंदा है, उन्हीं की उक्ति है वो कि अगर दुनिया कहीं जिंदा है, पूरे शब्द में शब्दशः नहीं है, पर कि दुनिया जिंदा है इसीलिए कि वो सिर्फ हथियारों के बल पे नहीं, सत्य दया के बल पे चल रही है। तो धन्यवाद राधे आंटी, आपने इतनी बहुत मेहनत की है, हमें पता है, और उनका धन्यवाद के साथ अब मैं सचमुच एक ऐसे देश की तरफ जा रही हूँ जो गांधी जी के सपनों का सा देश है। और इस वेबिनार की हमारी अगली अतिथि सविता जी, विश्व हिंदी सचिवालय से जुड़ी सविता जी की सोच और लेखनी की धार में गांधी जी बसते हैं, ये उनके लेखों में झलकती है। आप भी इस झलक को उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैं आमंत्रित करती हूँ मॉरिशस से सविता जी को। सविता जी, आप आमंत्रित हैं। बहुत धन्यवाद अरुणा जी, और उत्थान फाउंडेशन की ओर से आज इस बहुत ही सुंदर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के हमारे मंच पर उपस्थित मोहन कांत जी, अनूप जी, शैल जी, पूजा जी, राधे जी, विजेंद्र जी, विवेक जी, और मैं किसी का नाम छोड़ रही हूँ तो क्षमा करिएगा, लेख जी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और आपने ये सही कहा कि मॉरिशस गांधी जी के सपनों का देश है। मोहन कांत जी भी इसकी चर्चा कर रहे थे। एक मिनट रोकूं आपको सविता जी। सविता जी से मेरा जब परिचय हुआ तो उन्होंने मुझे यही शब्द कहे थे, तो मेरा मन गदगद हो उठा, और मैंने कहा कि जितना गदगद मेरा मन हुआ है आप सबका मन गदगद हो जाए, इसलिए मैंने सविता जी को आमंत्रित किया कि इतने प्यार से उन्होंने कहा जैसा गांधी जी ने देखा था वैसा मेरा देश है। तो मुझे लगा कि मैंने क्यों नहीं कहा कि मेरा भारत भी मुझे लग रहा है कि वैसा ही है, पर सविता जी का आत्मविश्वास जो था मुझे उसने इतना सोचने पे मजबूर किया कि मैं सविता जी को हाथ जोड़ के आमंत्रित करने के लिए जरूर रही और ये आई। सॉरी सविता जी, मुझे था कि मैं आपकी बात शेयर करूं। जो आत्मविश्वास आपने उस दिन दिखाया, बहुत अच्छा लगा मुझे वो। ये सही बात है, ये आत्मविश्वास होना चाहिए अपने देश के प्रति। मुझे भारत के प्रति भी ये आत्मविश्वास है। मैं आश्वस्त हूँ भारत के भविष्य को लेकर भी कि हम बहुत अच्छे पथ पर जा रहे हैं। जो गांधी जी के विचार थे, गांधी जी स्वदेशी की बात करते थे, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी को प्रैक्टिकल रूप में वोकल फॉर लोकल नाम से हमारे बीच रखा है, तो वो हमें बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है।
गांधी जी स्वावलंबन स्वच्छता की बात करते थे। आज हम उसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत उसे प्रैक्टिकल रूप में देख रहे हैं। हमने महात्मा की बातों को सिर्फ प्रवचन रूप में ले लिया था उस समय 50 वर्ष पूर्व, जब 60-70 वर्ष पूर्व जब महात्मा कहते थे तो हम सोचते थे ये प्रवचन हो रहे हैं और ये सिर्फ सुनने के लिए हैं। आज उन पर प्रैक्टिकल रूप में, प्रायोगिक रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमल कर रहे हैं। तो आज हम स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं, आज हम वोकल फॉर लोकल पर ध्यान दे रहे हैं, आज हम आत्मनिर्भरता पर ध्यान दे रहे हैं। और मॉरिशस में ये चीजें बहुत पहले से हैं, क्योंकि जब गांधी जी यहाँ आए थे 1901 में, तब वो महात्मा नहीं हुए थे, वो बतौर बैरिस्टर गांधी आए थे और उन्होंने अपने बहुत जलवे साउथ अफ्रीका में दिखाए थे। तो यहाँ के लोगों में बहुत उत्सुकता थी कि एक बैरिस्टर है, भारतीय बैरिस्टर, जो साउथ अफ्रीका में भारतीयों के लिए काम कर रहा है। और उनको उम्मीद जगी, जो यहाँ गिरमिटिया मजदूर थे और बहुत परेशानी में जी रहे थे, उनमें उम्मीद जगी कि ये हमारे लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। तो और ये एक संयोग ही था कि वो यहाँ पहुंचे, क्योंकि ये जो मॉरिशस में पड़ाव था SS नौशेरा जहाज का, वो उनके शेड्यूल नहीं था, उसमें कुछ खराबी की वजह से उनको यहाँ 18 दिन का प्रवास करना पड़ा था। और जब 18 दिन का प्रवास किया उन्होंने, तो चारों तरफ जा जाकर देखा, उनको बहुत लोगों ने होस्ट किया, जैसा कि मोहन कांत जी ने बताया कि यहाँ के गवर्नर तक ने उनको होस्ट किया था। और बहुत सारे जो सूरत के व्यापारी थे, मुस्लिम व्यापारी, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, गिरमिटिया मजदूर तो थे जो बिहार और अन्य इलाकों से आए थे, विशेष रूप से यहाँ एक व्यापारी वर्ग था भारत का जो सूरत से आया था, उन्हें सूरती कहते थे, और वो विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय था। उन्होंने गांधी जी को बहुत होस्ट किया और बहुत सारे कार्यक्रमों में ले गए। तो गांधी जी ने एक ही बात कही उनको कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बहुत आवश्यकता है, और आप लोग राजनीति में प्रवेश करिए। उन्होंने कोई ज्यादा भाषणबाजी नहीं दी, आजादी की तो बात ही नहीं करी थी। गांधी जी ने खैर आजादी की बात ज्यादा नहीं करते थे, वो मूल्यों की बातें अधिक करते थे कि मूल्य अगर हमारे सुदृढ़ होंगे तो आजादी तो अपने आप मिल जाएगी, और आजादी का मूल्य तभी होगा जब हमारे मूल्य सुदृढ़ होंगे। नहीं तो आज हम जब बातें करते हैं कि हमारा मन गुलाम है, हम अंग्रेजी के गुलाम हैं और हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, जब भारत में ऐसी बातें करते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हमने महात्मा के जो बातें थी उनको हमने प्रवचन समझ लिया। अगर हमने उन पर अमल किया होता, जो गांधी जी विश्व को बनाना चाह रहे थे, जो भारत को महानता की ओर ले जाना चाह रहे थे, वो तभी संभव था जब हमने उन्हें प्रैक्टिकल रूप में अपनाया होता, जो वो बातें कही थी। आज हमारा देश स्वच्छता के लिए जूझ नहीं रहा होता अगर हमने उनकी बातों को शब्दशः सोचा होता कि हाँ ये कुछ हमें कहने के लिए करने के लिए कह रहे हैं। तो मॉरिशस में उनके 18 दिन के प्रवास का ये असर रहा कि उन्होंने जब कहा कि अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजिए, तो उस समय के बाद के जो इतने सारे लोग थे मॉरिशस की आजादी में जिनके नाम लिए जाते हैं, R.K. बुधन हैं, पंडित सहदेव हैं, वासुदेव विसुंदयाल, सुखदेव विसुंदयाल, डॉक्टर मॉरिस क्यूरे जैसे समाज सेवक उभरे यहाँ, और ये सभी गांधी जी से कहीं ना कहीं प्रभावित थे, और उन्हीं लोगों ने मॉरिशस को आजादी दिलाई। हालांकि भारत के आजाद होने के बहुत वर्षों बाद मॉरिशस आजाद हुआ, 1968 में जाकर आजाद हुआ, बट वो मूल्यों की आजादी है। आज मॉरिशस किसी भी मानसिक रूप से गुलाम नहीं है। वो किसी भी कंपनी में मॉरिशियन काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो 4 बजे ऑफिस छोड़ के चले जाते हैं कि हमारा टाइम पूरा हो गया। तुम चाहे कुछ भी कहो, चाहे हमको, जैसे भारत में जो मल्टीनेशनल्स हैं वो लोगों पे कितना जोर डालती है, भारत में ही नहीं सभी जगह नौकरी बचाने के लिए, मॉरिशस में नहीं। मॉरिशस वाला 4 बजे घर ऑफिस छोड़ के चला जाता है तो चला जाता है कि नौकरी का टाइम नौकरी का है, और अपने खेत में काम करते हैं ये लोग, खेत से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं समझते। वो तो खैर विदेशों में बहुत जगह देखने को मिलता है, ड्राइवर भी हैं और वो थोड़े दिन बाद राजनीति में प्रवेश करके मंत्री जी भी बन जाते हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल रिटायर होने के बाद अपने ही स्कूल में कैंटीन खोल लेता है। तो ये चीजें बहुत आम रूप से मॉरिशस में देखने को मिलती हैं। जो स्वावलंबन की बात करते थे गांधी जी, जो जमीन से जुड़े होने की बातें करते थे, वो मॉरिशस में शब्दशः दिखाई देता है। जो सपना गांधी जी देखते थे एक स्वावलंबी देश का, एक कर्मठ देश का, उसकी प्रतिकृति है मॉरिशस। और ये बात मैं आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ क्योंकि गांधी जी के विचारों का वैश्विक आकर्षण है, एक कहते हैं ना ग्लोबल अपील है। वो सिर्फ आपकी या एक समुदाय की बात नहीं करते, वो पूर्ण उत्थान की बात करते हैं कि आपका पूर्ण उत्थान होगा तभी वो फल देगा।
अन्यथा एक छोटी छोटी चीजें आपने बदल ली तो वो फलित नहीं होगा, उसका कोई असर भी नहीं होगा, थोड़े दिन रहेगा फिर खत्म हो जाएगा। तो वो पूर्ण उत्थान की बात करते थे, कि पूर्ण समाज के उत्थान की, पूरी जो आज हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं वो तब से सोच रहे थे। उनका उद्देश्य सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, उनका उद्देश्य भारत को महानता की ओर अग्रसर करना था, कि सिर्फ भारत को नहीं, मानवता को, वो मानवता की बात करते थे। इसीलिए गांधी जी की ग्लोबल अपील है। कोई भी इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी चले जाओ, इंडिया की बात करते हैं तो वो गांधी की बात अवश्य करते हैं। कोई इंडिया को बिल्कुल भी नहीं जानता होगा, भारत से बिल्कुल भी परिचित नहीं होगा, लेकिन वो गांधी से अवश्य परिचित होगा, क्योंकि गांधी ने कहीं ना कहीं विश्व की मानवता को छुआ है, हर एक मानव को छुआ है, हर एक मानव की लाइफ में उन्होंने इम्पैक्ट किया है। तो और यही मॉरिशस में भी दिखाई देता है। आजकल बच्चे कह देते हैं मजाक मजाक में कि बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, लेकिन एक समय आता है उन युवाओं के जीवन में कि है ना, जब वो सेटल हो जाते हैं, उनके विचार सेटल हो जाते हैं, कि हम बहुत जो आंदोलन है उससे थोड़े सेटल हो जाते हैं, लाइफ में बहुत सारी स्थिरता आ जाती है, तो वो उनके विचारों पर ध्यान देते हैं कि हाँ, ये बहुत ही दूरदर्शिता के लिए, फोरसाइटेडनेस के लिए ये विचार बहुत अच्छे हैं बापू के, और ये हानिकारक नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, ये पूरी मानवता के लिए ही बहुत अच्छे विचार हैं और इनका अनुसरण होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, आज तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम में से कोई भी गांधीवादी नहीं है, सब अपने मन के भाव शेयर कर रहे हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, आज हम सभी ने मन की बातें की कि हम किस तरह से हमारे लिए गांधी हैं, और ये बहुत ही क्या कहते हैं, फ्रेशनेस लिए होता है, क्योंकि सुबह से जितने भी कार्यक्रमों में हम गए वहां सब गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति आए थे और वो बहुत भारी भरकम बातें कर रहे थे। और आज मैंने सुना तो ये बहुत अच्छा लगा, जैसे पूजा जी कह रही थी, बहुत अच्छी बात कह रही थी, अनूप जी ने बहुत सुंदर कविता सुनाई। और ये तभी निकलता है जब हम इन विचारों से दबे हुए ना हो, बोझिल ना हो गांधी के विचारों से। गांधी जी के विचार एकदम हल्के होने चाहिए, जो हमें हमारे जो व्यक्तित्व है वो उड़ान भर सके। बोझिल हो जाएंगे तो कार्यक्रम भी बोझिल हो जाते हैं और व्यक्तित्व भी बोझिल हो जाता है। एकदम नॉर्मल लेना चाहिए सारी चीजों को। और जो युवा है मॉरिशस के, वो भी गांधी जी को भले ही याद ना करते हो, इन वो उनके विचारों को जीते हैं, उनके संस्कारों को आज भी जीते हैं। खेती से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, संस्कारों से जुड़े हैं। गांधी जी कहते थे कि साइंस और ह्यूमैनिटी साथ साथ चलनी चाहिए। हम विश्व में देखते हैं कि जो साइंस की बात करता है वो धर्म से थोड़ा दूर दूर भागता है, जो धर्म की बात करता है वो साइंस को कहीं ना कहीं करने की कोशिश करता है कि साइंस ही सब कुछ नहीं है। गांधी इन दोनों को साथ में मिलाने की बात करते थे, और ये चीज मॉरिशस के युवाओं में देखने को मिलती है। मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है जब वही युवा जो साइंस पढ़ रहा है या बहुत अच्छा वैज्ञानिक है, वो मंदिर आके पूजा पाठ करता है, आंखें बंद करके घंटी बजा के एकदम धुन में पूजा पाठ करता है। बहुत खुशी होती है कि देखो, जो गांधी जी सोचते थे आज वो विचार हमने उसे गांधी जी के साथ जेल कर दिया। नहीं तो वो एक व्यक्तित्व है यहाँ का, इस मिट्टी का, कि वो सब जो हम सारी चीजें एक साथ जोड़ने की बात करते थे, बंटवारे करने की बात नहीं करते थे, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे। वो यहाँ हर एक व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में जीता है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बस यही विचार है कि हम गांधी जी के सपनों का देश बने रहें। कहते हैं ना, हवा बदल रही है, तो हवा तो पृथ्वीराज कपूर के समय से बदल रही है। पृथ्वीराज कपूर भी कहते थे कि पता नहीं राज कपूर मुझसे पूछ के शादी करेगा नहीं करेगा। फिर राज कपूर की फिल्में आई तो राज कपूर भी कहते थे कि मेरे बच्चे पता नहीं पूछ के शादी करेंगे। आज भी उनके बच्चे उनसे पूछ के शादी कर रहे हैं। तो बस ये समय की बात है कि एक स्थिरता आती है तो फिर हम वापस जमीन की तरफ लौट आते हैं, और इसी तरह से जमीन से जुड़े रहें, इसी आशा के साथ सभी को नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद सविता जी। और सचमुच फिल्मों की बात आपने की। अभी हम अपने अपने अगले श्रोता से सुनेंगे। बस हम जरा अगले चैनल पे चले जाएं तो मुझे संकेत मिल रहा है, फिर उसके बाद हम फिल्मों की बात करेंगे। जी जरूर।